सुप्रीम कोर्ट में मैंने दो तीन बातें कही थी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का परिचय, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति, उसी में मैंने कॉलेजियम का भी उल्लेख किया था, है ना। कॉलेजियम शब्द का भी उल्लेख किया था। अब जो चर्चा करनी है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या। एक्चुअली जब हम शक्तियों की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से आता है, क्लियर, कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है, और सारे शक्तियों का हम लोग देखते हैं। तो ये नोट्स है, और इसी नोट्स से जस्ट लाइक ए नोट्स एज ए फ्रेमवर्क, कि इसी नोट्स के आधार पर हमें आगे चर्चा करना है। तो 5 से 6 प्रकार की शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की जो दिखाई दे रहा है। जो पहली शक्ति है जिसे आप प्राथमिक अधिकार शक्ति भी कहते हैं, प्राथमिक अधिकार कहते हैं। दूसरा है आपका अपीलीय शक्ति, रिट अधिकारता शक्ति। कई प्रकार की शक्तियां हैं, पहले नोट डाउन कर ले फिर हम आगे लिखेंगे। हेडिंग दीजिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। योग्यता हो गया था कल तक, ठीक है। आज शक्तियां का उल्लेख करना है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, पहला प्राथमिक अधिकारता, प्राथमिक अधिकार। सेकंड रिट संबंधी अधिकारिता, इसे कहते हैं रिट जारी करने की शक्ति। प्राथमिक अधिकार, रिट संबंधी अधिकार। अपीलीय अधिकार, सलाहकारी अधिकारिता, अपीलीय अधिकार के बाद सलाहकारी अधिकारिता। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। न्यायिक अधिकारिता। अब ये 5-6 प्रकार की जो शक्तियां हैं, हम सभी शक्तियों का उल्लेख कर लेते हैं, फिर आपको लिखवा भी देंगे सारा कुछ। अब जब हम एससी की शक्तियों का उल्लेख करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एससी की शक्तियों से आता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2-3 शक्तियों का उल्लेख नहीं है, ठीक है, वो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे ही कि हम पहली शक्ति जो आपने लिखा उसे कहते हैं प्राथमिक अधिकार। प्राथमिक अधिकार का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और नहीं सुन सकता, कहीं और जाने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। जैसे अगर इसके अंतर्गत यदि राज्यों के बीच पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर के विवाद हो जाना, ठीक है, मेघालय अभी मणिपुर और असम के बीच विवाद हो जाना, है ना। कावेरी जल विवाद दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, केरल, है ना। तो इन राज्यों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, इसीलिए वह प्राथमिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद आ जाए, है ना, किसी भी प्रकार का विवाद आने पर
उसकी सुनवाई निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। जैसे सांसदों के संबंध में, एमपी के संबंध में, एमएलए के संबंध में उसकी सुनवाई निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन किसी प्रकार का राष्ट्रपति के संबंध में यदि विवाद आ जाता है तो उसकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एससी के पास है, प्राथमिक अधिकारता में आ जाएगा, जो पहली करेगा वही होगा। तीसरा, यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद आ जाए, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच वहां के मुख्य सचिव को लेकर के विवाद क्रिएट हो गया था और केंद्र सरकार ने उसको बुला लिया कि वापस आ जाओ, चर्चा चली थी। यह विवाद कहां पहुंच गया था? सुप्रीम कोर्ट में भी। वहां राजीव कुमार जो हैं वहां के सचिव थे, उनको वापस केंद्र ने बुला लिया, उनको दिल्ली बुलाया गया। यह विवाद कहां चला गया था? केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई एससी करता है। क्लियर? और एक जो सबसे अहम है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो, देखिए अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार नहीं है, हम लोग काउंट करते हैं भले है मौलिक अधिकार में, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाला अधिकार है, अनुच्छेद 32, जिसमें रिट जारी करने का, और आपने अभी लिखा है रिट जारी करने का अधिकार भी। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर एससी भी सुन सकता है और हाई कोर्ट भी सुन सकता है। अब ये आप इसको प्राथमिक अधिकारता मान सकते हैं या आपकी इच्छा, नहीं मान सकते। क्लियर? परंतु क्योंकि डायरेक्टली आप एससी में जाते हैं, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यही कि लगातार मौलिक अधिकार का कई लोगों का उल्लंघन हुआ, इसीलिए पूर्व न्यायाधीश जो बोबड़े रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दौरान एक बयान दिया। बयान ये था कि न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास लगातार जो है दबाव बढ़ रहा है, केसों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है कि जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधा पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको हाई कोर्ट भी जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई है नहीं, तो लोग सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। जहां मौलिक अधिकार की सुनवाई का अधिकार होगा वह सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है और हाई कोर्ट भी सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो प्राइमरी अधिकारता में आ जाएगा, परंतु यदि हाई कोर्ट सुनता है, और मैंने कल बताया था कि भारत में जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडियल स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है और इसके नीचे हाई कोर्ट है। अगर आप हाई कोर्ट से आपके अनुसार हाई कोर्ट में आपका अधिकारता नहीं संभल पाया, यानी हाई कोर्ट आपके विरुद्ध निर्णय दे देता है, तो आपके पास एक अपील करने का तो अधिकार है ना, कम से कम अपील तो कर सकते हैं ना। ठीक, यहां जाने के बाद कोई अपील नहीं होगी क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट है। एक मामले में यही हुआ था और वह कहलाया उत्प्रेषण का मामला, कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह मामला मुझे सुनना चाहिए, हाई कोर्ट से तुरंत वापस बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां इतनी ज्यादा है कि यदि वो चाहे तो किसी मुद्दे पर सु मोटो ले सकता है, यानी कि स्वतः निर्णय ले सकता है। यदि चाहे तो कोई मामला यदि न्यायपालिका के निचली अदालत में चल रही हो, निचली अदालत में कोई मामला चल रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला सकता है, राष्ट्रपति को सजेशन दे सकता है और सजेशंस न भी दे सकता है। राष्ट्रपति अगर सजेशन मांगता हो, सलाह मांगता हो, तो दे भी सकता और नहीं भी दे सकता है। इतनी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी विधेयक को शून्य घोषित कर सकता है, यानी समाप्ति कर सकता है। क्लियर?
तो इतनी बड़ी शक्तियां कि कभी कभी इसकी दुरुपयोगिता भी दिखाई देगा आपको, आगे चलेंगे तो एससी के प्राथमिक अधिकारिता में क्या क्या आ गया, यदि राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो लिख लीजिए इसके। नहीं, यहां पर शर्त है, यदि परामर्श संवैधानिक मामला हो, ठीक है, या कोई अन्य मामला, विशेष करके विदेशी मामला छोड़ करके कोई मामला हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह सलाह देगा भी और नहीं भी देगा, इतना पावर है इसके पास। लेकिन यदि कोई विदेशी मामला किसी देश से संधि करना हो या कोई अन्य विदेशी मुद्दा हो, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने का, परंतु उस सलाह को कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं माना गया है। कार्यपालिका की इच्छा है, अर्थात सरकार की इच्छा है कि उस सलाह को माने या ना माने। यह भले हो सकता है कि उसकी सलाह कार्यपालिका पर बाध्यकारी ना होकर के न्यायपालिका पर बाध्यकारी माना जाता है, और इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, कहां पर इसकी आवश्यकता भी पड़ती है भी कि नहीं पड़ती, आखिर देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए, और देता है तो बाध्यकारी क्यों नहीं है। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे, पर लिखिए प्राथमिक अधिकारिता में पहला अधिकारिता लिखिए, यदि राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो, किसी प्रकार का विवाद हो, क्लियर, तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जैसे कावेरी जल विवाद, नहीं, पंजाब तथा हरियाणा के बीच जल विवाद, और जल विवाद जो आप ये लिख, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जल विवाद को गोला मार लीजिएगा। जल विवाद जो है ना, इसी से रिलेटेड आपको अंतर्राज्यीय जल आयोग भी गठित हुआ है, अंतर्राज्यीय जल आयोग का भी गठन किया गया है। इसी के संबंध में ये जो आयोग जो बनाया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह आयोग बनाया गया है, और आगे जब आप पढ़ेंगे इस विवाद को तो आगे अलग से एक टॉपिक पढ़ना है अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में। कई बार राज्यों के बीच में इस संबंध में विवाद देखने को मिलता है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको कम करने के लिए केंद्र द्वारा क्या प्रयास किए गए, ठीक है, केंद्र की भूमिका, राज्य की भूमिका, तो इसको ये आपको अलग टॉपिक पढ़ना है अंतर्राज्यीय जल आयोग के संबंध में, तो वह जुड़ा हुआ है जल विवाद से संबंधित। क्लियर, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो। दूसरा है, केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर, केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर अब ध्यान रखिएगा, केंद्र, यहां पर केंद्र राज्य संबंध भी है, संबंध खराब हो जाता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब कौन कौन सा विवाद हो सकता है, बूटा सिंह ने, मैं राज्यपाल पढ़ा रहा था तो उसमें बूटा सिंह का नाम लिया था, बूटा सिंह ने क्या किया था कि नीतीश सरकार, जो नीतीश जनता दल यूनाइटेड की जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2005 में, उसे बुलाया नहीं गया, ठीक है, और बाद में कम समय दे करके फिर विधानसभा ही भंग कर दी गई। वह मामला कहां चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में, राज्यपाल का निर्णय था, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र, ठीक है, केंद्र द्वारा होता है। एक तो ये मुद्दा था। सुंदर सिंह भंडारी ने लगभग उस समय वो भी राज्यपाल रहे हैं, सुंदर सिंह भंडारी, उन्होंने उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, ठीक है, उस समय
उनके सरकार को भंग करके अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर लिया था। उस समय राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने उस पर तुरंत साइन कर दिया। उस समय वो रसिया में गए हुए थे, 3 बजे रात को भेजा गया और 3 बजे साइन किया। उन्होंने पढ़ा नहीं था कि किस आधार पर भंग किया गया, अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ। यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और 356 को वापस लेना पड़ा। केंद्र राज्य के संबंध में, चाहे राज्यपाल हो, चाहे विधेयक के संबंध में हो या अन्य मामलों में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर? तो लिखिए, केंद्र तथा राज्य के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, जैसे राज्यपाल द्वारा 356 का प्रयोग, केंद्र और राज्य के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, जैसे राज्यपाल द्वारा 356 का प्रयोग, क्लियर? मुख्य सचिव द्वारा निर्णय, राज्यपाल द्वारा 356 का प्रयोग, मुख्य सचिव द्वारा निर्णय, क्लियर? केंद्र द्वारा सुरक्षा बलों की स्थापना, केंद्र द्वारा सुरक्षा बलों की स्थापना आदि आदि की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है। अभी हाल फिलहाल एक निर्णय आया गृह मंत्रालय से, बीएसएफ वाली निर्णय आया ना, कि बीएसएफ को अधिकार दिया गया कि 50 किलोमीटर के अंदर तक, यानी कि सीमा तक, बिना पुलिस को सूचित किए हुए, स्थानीय पुलिस को सूचित किए हुए वह कार्रवाई कर सकता है। किसी ने कहा कि यह तो संघीय व्यवस्था पर हमला है, और संघीय व्यवस्था बार फिर प्रणाली आ जाएगी फेडरल सिस्टम, फिर वही पुरानी बातें फिर चलेगी, वही पीछे की सिस्टम फिर आ जाएगा। ठीक है, तो संघीय प्रणाली पर तो हमला है। जैसे बंगाल ने कहा कि संघीय प्रणाली पर हमला है, पंजाब की सरकार ने कहा संघीय प्रणाली पर। संघीय प्रणाली जहां भी आएगा ना, वहां केंद्र राज्य संबंध अपने आप आ जाएंगे। जहां भी चर्चा होगा तो वहां पर दोनों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। उसकी सुनवाई कहां होगी? तो सुप्रीम कोर्ट में। अब उस बंगाल को यदि लगता है कि नहीं, सरकार का निर्णय संघीय ढांचा के खिलाफ है, तो वह कहां जाएगा? वो सरकार से बात नहीं करेगा, वो सीधे पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट यदि निर्णय देता है कि केंद्र द्वारा दिया गया या बीएसएफ की स्थापना करना या वहां भेजना या उल्लंघन है संघीय व्यवस्था का, ठीक है, तो उस बीएसएफ को वापस लौटना पड़ेगा। क्लियर? अब यह मुद्दा करंट से आप जोड़ करके लिख सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए और चर्चा में रहेगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्र राज्य संबंधों के रूप में सुरक्षा बलों की स्थापना के संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करें, ठीक है, या केंद्र संघीय व्यवस्था किस स्वरूप में एकात्मक की ओर झुकाव है, यह भी एक सुरक्षा बल की स्थापना, तो आप करंट में इसको जोड़ सकते हैं। आप करंट ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही जुड़ते चलेगा आगे की ओर, अलग से उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है करंट को। इसलिए बार बार कहते हैं करंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप करंट को सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, उसी को जोड़ते चले जाइए टॉपिक बाय, आपका ना बेस मजबूत हो जाएगा। अब यहां पर बीएसएफ अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? अब केंद्र राज्य संबंध में आप इसको लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बीएसएफ को? और यह जुड़ा हुआ कहां से मुद्दा है? करंट से। मुख्य सचिव वाला विवाद कहां से जुड़ा हुआ है? करंट से जुड़ा हुआ है। और इसको आपने कहां किया? तो केंद्र राज्य संबंध में जोड़ दिया। क्लियर? तो कौन सुनवाई करेगा इस संबंध में? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो यहां तक बातें हो गई केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। ठीक है, तीसरा जो है कि यदि
फंडामेंटल सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होने पर इसका अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अच्छा, आप लोग को कभी यह महसूस हो रहा है क्या कि मेंस के रूप में पढ़ रहे हैं क्या? ये गलतफहमी निकाल लीजिएगा बंधु, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और मैंने कई बार आप लोग को बताया भी है कि हम पीटी विद मेंस पढ़ रहे हैं, मेंस विद पीटी नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। आपका सिर्फ पीटी पढ़ाया जा रहा है और कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाया जाता है कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए। मेंस जब शुरू होगा ना तो आप पानी पी जाइएगा, मतलब उसमें टॉपिक चलेगा। ये तो चैप्टर चल रहा है यहां पे, याद रखिएगा, ये चैप्टर चल रहा है, वहां चैप्टर नहीं चलेगा। वहां पर ये थोड़े ना चर्चा होगी कि राष्ट्रपति संबंधी चर्चा, वहां पर थोड़े ना प्राथमिक अधिकार, वहां पर केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा तो पूरा संबंध पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 47 से लेकर के अब तक। ठीक है, जैसे ही आप कोई और मुद्दा आ जाएगा, मौलिक अधिकारता, तो मौलिक अधिकारता मौलिक ढांचे से जुड़ता हुआ पढ़ेंगे आप। यहां पर थोड़े ना आप मौलिक ढांचा से जुड़ते हुए पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको एक फ्रेम तैयार करके दे रहा हूं कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको आसान लगने लग जाएगा। अब मैं ऐसा करूं, आऊं 80 पॉइंट वाइज लिखवा के चला जाऊं, मजा आ जाए। वन लाइनर लिखवाने में क्या दिक्कत है? आप भी खुश, पेज भर रहा है, और हम डबल खुश, मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। ये मेंस स्पेशल नहीं पढ़ाया जा रहा, पीटी विद मेंस की आपसे कोई भी क्वेश्चन अब यहां से बाहर नहीं पूछ सकता। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, यहां तक कि यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। 10 में से 7, 10 तो मैं कभी कही नहीं सकता कि 10 के 10 सॉल्व कर लीजिएगा। 10 में से 7 क्वेश्चन आप यूपीएससी का भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो नोट्स लिखवाया, जो पढ़ाया गया है। सिर्फ पीटी का मेंस सॉल्व भी नहीं होगा। इस गलतफहमी मत रहिए कि आपको हम मेंस पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर टोटल कॉन्सेप्ट है, रटंत विद्या चल नहीं सकता, रटंत विद्या तो बीपीएससी में भी अब नहीं चल सकता। 15 से 20% जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको देखेंगे ना तो इसका लगेगा कि आंसर यही है, आप देखते के साथ उसको निकल जाओ, टाइम बचत करता है आपका। और ई ऑप्शन जब से दिया है, जब से और कॉन्सेप्ट मांगता है, क्लियर। अब वो आपका टाइम बचत करता था। हम सबको लगता है ओह यही तो पढ़ना था, इतना के लिए ड्रामा कर रहे हैं क्या? भैया 80% जो क्वेश्चन होता है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। 80%, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर से उधर हिला नहीं कि आपका ऑप्शन गया और कट ऑफ बढ़ करके 108 पर, अब तो 10 पर भी जा सकता है, अब तो 10 पर भी जा सकता है। 110 बना करके आइएगा, तब आप सेफ मोड में रहिएगा। अगर वो कहे कोई न 100 पर तो हो ही जाए, विश्वास अब करने लायक तो नहीं है। अब 110 पर विश्वास कीजिएगा कि थोड़ा सा 110 तक जाएगा। अब जाएगा नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन सेफ मोड में रहना है तो 110 मान करके चलिए। 10 क्वेश्चन को तो कोई माई बाप होता ही नहीं है। बीपीएससी का तो तर्क है कि भाई मैं 10 क्वेश्चन मैं खुद का दूंगा और उसका आंसर भी मैं खुद ही दूंगा। बीपीएससी करता है ना, नहीं तो आ जाओ फरियालो जाकर के कोर्ट में, 10 क्वेश्चन के लिए तो तैयार रहता है। आपकी लड़ाई 140 क्वेश्चंस पे, 10 क्वेश्चंस का कोई रूप नहीं है, 140 क्वेश्चंस पे आप लड़ते हैं। आप एक टीसी क्वेश्चन का ऊपर नीचे आप छोड़ सकता है 110 पे। मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा,
ताकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके और एक कॉन्सेप्ट विकसित किया जा सके। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे मेंस अकॉर्डिंग, तो आपको वही चीज ना आसान लगने लग जाएगी। अब इसे तो आप मार्केट में बुक तो मिल ही रही है ना, वन लाइनर तो भरा पड़ा है। ये मत समझिए कि मैं मेंस पढ़ा रहा हूं, तब तो आपका रह जाएगा। ये पृष्ठभूमि तैयार है, जस्ट लाइक ये उसका ना एक बैकअप तैयार हो रहा है कि आपको, नहीं तो अगर लिखवाता तो पूरा नोट्स अलग से क्वेश्चंस वाइज क्वेश्चंस लिखवाना शुरू होता। ठीक है, और उस क्वेश्चंस का, जैसे मैं बताऊं कि न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता से भूमिका बंधेगी यहां पर, और न्यायिक सक्रियता का पूरा डिस्क्रिप्शन आगे नोट्स मेंस में चलेगा। ठीक है, अध्यादेश की से भूमिका बंधी, ठीक है, लेकिन अध्यादेश को आप पूरा पढ़ेंगे अलग से। मुझे लग रहा है कि सब यही सोच रहा हो, अच्छा मैं तो मेंस वाले, इस उम्मीद में मत रहिएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट एक बैकअप तैयार हो रहा है, आपको पढ़ने का तरीका है कि पढ़ा जैसे ही जाता है पीसीएस। पीसीएस में और रेलवे में अंतर रखिएगा ना भाई, आप रेलवे के अधिकारी बने, आप पीसीएस में, दोनों में अंतर। रेलवे में क्या है, वन लाइनर आता है, ठीक है, पीसीएस में वन लाइनर बना करके दिखाइए आप, 8 से 10% क्वेश्चंस के सिवा इसके बाद नहीं बनेंगे आपको। वो तो यूपीएससी में पूछता है कि आपको देखेंगे नहीं इसका आंसर, यही होगा। और लोग और मजा ले लेता है कब, जब करंट अफेयर्स देखता है और देखता है इनमें किसकी नियुक्ति की गई। करंट अफेयर्स जब पढ़ता है तो उनको लगता है, इस उम्मीद में रहते हैं, हर करंट अफेयर्स है, यही तो पढ़ना है, नियुक्ति पढ़ना है, खेल पढ़ लेना है, निधन पढ़ लेना है, कौन आया कौन गया टैगलाइन पढ़ लेना है, मंत्री मंत्रालय पढ़ लेना है, सम्मेलन याद कर लेना है, मेरा काम हो गया। 10 से 20% क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक। उसके बाद कहां 20 क्वेश्चन का आंसर कहां से लाइएगा, 20 क्वेश्चन आपका हाथ से चला जाएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स धोखा होता है कि उस रूप में पढ़ते हैं। तो अब मैंने करंट अफेयर्स की बताया था, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका भी, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स कभी तैयार नहीं होगा जब तक कि बेस मजबूत नहीं होगा। आपदा को जोड़ देगा आपको, ये फेनी तूफान, गुलाब तूफान को जोड़ देगा आपदा से, और उसको जोड़ देगा चक्रवातीय तूफान के, तो क्या कर लीजिएगा। तो चक्रवातीय तूफान का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, बंगाल की खाड़ी, अरब खाड़ी में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे क्वेश्चन समझ पाइएगा। हमेशा बेस से जुड़ा होता है, क्लियर। मुझे समझ में यही आ रहा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि नहीं यार, कहीं ये गलती तो महसूस नहीं कर रहे हो। लिखिए, यही सोच रहे थे आप नहीं, ये लग रहा था इसीलिए कुछ बोले। हाँ ये जो पैटर्न जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये दिल्ली में इसी तरीके का पैटर्न यूज होता है। ये पैटर्न दिल्ली में हूबहू यूज होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रंग ढंग वही वाला है, क्योंकि वहां 10 साल तक पढ़ा है, तो वही वाला रंग ढंग है। तो उसी पैटर्न को यहां पर है, ठीक है। स्पेशल मेंस स्पेशल चलता है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, सभी समग्रता के साथ देखी जाती है, ठीक है। वहां पर, यहां पर तो अभी तो जैसे कि आप प्राथमिक अधिकारता, तो प्राथमिक अधिकारता सारा कुछ चलता। और यहां पर जैसे अभी आपने लिखा ना, केंद्र राज्य संबंध में मैंने बताया, ये राज्यों के बीच विवाद में लिखा ना, जल आयोग, तो जल आयोग की चर्चा स्पेशल होगी। इसलिए जितना भी हम लिखवाते चल रहे, जो भी हम दिए हैं नोट्स भी, तो उसमें गोला मारा हुआ है कि नहीं है। अब बार बार मैं कहता हूं गोला लगा दो या अंडरलाइन कर दो, इसका मतलब समझिए कि मेंस की तैयारी उसी से करनी है। इसका मतलब यह है कि जहां गोला या अंडरलाइन हो रहा है वो मेंस का टॉपिक बन रहा है, ठीक है। वो मसला, अरे इंपॉर्टेंट यही वाला है, वो नहीं है, वो मेंस का टॉपिक बनता जा रहा है और वो स्पेशल इस पर फोकस करना है। जैसे मैंने अध्यादेश को गोला मरवाया, ठीक है, आपको ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के अन्य अधिक कई जगह पर गोला मारा, वो टॉपिक मेंस में फोकस करना है जहां गोला लगा है। जैसे यहां पर भी वही चीज है, और नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, क्वेश्चन है,
अब सिलेबस को इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है सिलेबस में, और स्टूडेंट को लगता है मैं तो पढ़ ही लिया, सारा का सारा कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें शब्द लिखा ही नहीं है। उसने तो लिख दिया कि ये चीज पढ़ लेना है भाई, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लिख करके छोड़ रखा है। अब राष्ट्रीय में क्या, अंतरराष्ट्रीय में क्या, और जितना बुक्स पलटिएगा तो हर बुक्स आपको नई नई चीजें दिखाई देगा, इसमें कुछ और है उसमें कुछ और है, तो और कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो रखा है। ठीक है, तो वहां पर तैयारी में समस्या क्रिएट आ जाती है। तो लिखे, कहां तक लिखे, राष्ट्रपति के। अब समझ में आ गया कि क्या पढ़ रहे हैं हम। इस गलतफहमी, मुझे लग रहा था 3-4 दिन से सोच रहा था सब इस विचार में तो नहीं है भैया, पीटी ही चल रहा है, पीटी विद में, ताकि इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम, कि इससे बाहर तो पूछ करके दिखाओ, 10 में से 7 तो बन ही जाएगा। मैं 10 की तो गारंटी कभी नहीं कहता। और ईपीएससी का भी अब क्वेश्चन, आप जाइए घर पे, आप ट्राई करके देखिए, न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बार पूछा गया है, इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान है? इस बार जो लिखाया गया ईपीएससी के पीटी में भी आया होगा, जरूर आया होगा, न आने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। मैंने अब तक, क्योंकि हर किसी को ने घोल मट्ठा तैयार कर रखा है, इसको बोले तो, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दीजिए, यूपीएससी से लेकर के अदर स्टेट पीसीएस, ईपीपीसीएस का पेपर हुआ है बच्चे, उसमें भी अगर पॉलिटी अगर ये टॉपिक से आया होगा तो यहां से ही आया ही होगा, न आने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। वो इस तरीके से आपका नोट्स तैयार हो रहा है। ठीक है, और आपको सिर्फ ये करना है कि जो जो मेन जो बनता जा रहा है उसको मेंस के अनुसार अब पढ़ते चले जाएगा एग्जाम के दौरान। अभी कहां समझाए हैं? हां, तब वही तो मेन है संख्या, और मैंने संख्या प्रणाली को सबसे लास्ट में रखा था भैया। अगर वो नहीं समझिएगा तो सब जितना पढ़ लिए आप सब खाली। जो फेडरल सिस्टम नहीं, आप सब पढ़ लिए, और फेडरल सिस्टम को ना छोड़ दीजिए आप, एकदम सब का सब जीरो, तो सब जाकर के फेडरल सिस्टम से जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए उस सबसे बड़ा टॉपिक है। बोलिए, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी देखिएगा क्वेश्चन जरूर होगा, अगर जो टॉपिक पढ़ाए हैं और अगर उससे पूछा होगा तो जरूर आया होगा। ठीक है, हो गया ये। अब लिखिए फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, मौलिक अधिकारता से संबंधित सुनवाई किसमें, राष्ट्रपति वाला। अभी तक ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है तो इसलिए उसमें छोड़ दिया। बीबी गिरी में हुआ नहीं था, बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, सुन लीजिए एक बार, कि उस समय मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की, और उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो बीबी गिरी को इच्छा हुई कि हम राष्ट्रपति क्यों ना बने, तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कि उस समय उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने इस्तीफा, यहां पर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और वहां पर बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, दोनों पद खाली हो गया। तो उस समय हिदायतुल्लाह है जो, क्योंकि एससी के मुख्य न्यायाधीश तो हिदायतुल्लाह बन गए, बाद में फिर बीबी गिरी। सिर्फ ये इसलिए हुआ था राष्ट्रपति बनने की स्थिति में। ठीक है, उस समय वो एससी में विवाद नहीं गया, निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार विवाद हो, तो निर्वाचन संबंधी विवाद थोड़े ना था उनका, क्लियर, निर्वाचन संबंधी विवाद हो। और एक ही बार ऐसा हुआ है कि दोहरी बार मतगणना हुई है, 2 बार मतगणना हुआ है, बाकी किसी में मतगणना 2 बार, 1 बार में हो गया। 2-3 चीजें हैं इसमें, 3 फैक्ट्स हैं। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति रहे जिन पर जो बिना मतगणना जो विशुद्ध रूप से चुन लिए गए, जो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो संजीवा रेड्डी। एक क्वेश्चन तो ये आता है, किस राष्ट्रपति के दौरान है जो दोहरी मतगणना हुई थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थे, और उस समय तो दोहरी मतगणना हुई थी, यानी कि 2 डबल चला गया था, काउंटिंग हुआ था वो वाली। और कौन से राष्ट्रपति जो बने जिन्होंने राष्ट्रपति पद की मृत्यु हो गई, बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी त्याग दिया, तो 3 क्वेश्चंस वहां से फैक्ट्स कभी कभी
पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारता के संबंध में अंतिम सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जिसके संबंध में वह रिट जारी करता है। अब रिट को ना अंडरलाइन कीजिए। क्लियर, रिट जारी करता है। अब अभी आपने एक दूसरा अधिकारता भी लिखा, रिट संबंधी अधिकारता लिखा ना। अब यहीं से तो वो जुड़ा हुआ है यहां से। तो रिट होता क्या है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि यह रिट जारी कौन करता है। तो रिट जारी करने का दो के पास अधिकार है कोर्ट के पास, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास, एक हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि राज्य, ध्यान रखिएगा मैं राज्य शब्द बोल रहा हूं, और राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, सिर्फ केंद्र और राज्य में बैठा हुआ कार्यपालिका नहीं है। राज्य का मतलब है कि संसद भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है, ठीक है, पुलिस भी हो सकता है, ठीक है, जो ओएनजीसी या अर्ध न्याय अर्ध सरकारी जो संस्था है वो भी हो सकता है, ठीक है, राज्य कर्मचारी भी हो सकता है। राज्य का मतलब ये है, ठीक है, यदि राज्य आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, ठीक है, तब आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है। क्लियर, जिसे आप 5 प्रकार के, तो कौन कौन सा? तो कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। क्लियर, और ये अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। तो हाई कोर्ट 2 अर्थों में रिट जारी करता है, एक तो फंडामेंटल राइट पर भी रिट जारी करता है, और साथ साथ कानूनी अधिकारिता पर भी रिट जारी करता है। कानूनी अधिकार का मतलब है कि आपको तो अधिकार दिया गया, परंतु ये आपका मूल है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कानूनी अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उस सामान्य बहुमत से भी संशोधन हो सकता है। क्लियर, अब इस पर हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार पर भी रिट तो किसके पास रिट जारी करने का अधिकार ज्यादा है? क्वेश्चंस पूछा गया है कि रिट क्या है। रिट जारी करने का अधिकार सबसे अधिक हाई कोर्ट के पास है। कैसे? नहीं, मौलिक अधिकार तो अलग है। तो जो 5+1, देखिए 5+1 है मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार है, और एक जो है ना ये वाला, ठीक है, ये 5 को बचाने वाला अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाला अधिकार है।
और रक्षा कैसे होगा? तो इस आधार पर। क्लियर? तो कभी कभी पूछा जाएगा, इसीलिए तो अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है कि राज्य कभी ना कभी अपना ताकत प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और मैंने लिखवाया भी है कि अनुच्छेद 13, मैंने उस समय लिखवाया भी था कि अनुच्छेद 13 जो है वह मौलिक अधिकार में संशोधन करने से रोकता है। अनुच्छेद 13 कहता है, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक में उल्लेख है ना? ठीक है, तो उसमें से अनुच्छेद जो 13 है वो कहता है कि राज्य में संसद, कार्यपालिका या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता या मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। 13 कहता है। और यही विवाद बहुत बढ़ गया था संपत्ति के अधिकार। मैंने कहानी बताई भी थी, बैकग्राउंड बताया भी था कि संपत्ति का अधिकारता संबंधी विवाद बढ़ गया था। तो लगातार, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक समाजवादी देश है, ठीक है, और समाजवादी के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत में संसाधन का सब पर अधिकार है, सबको संसाधन मिलना चाहिए, कोई यहां कोई राजा नहीं माना जाएगा। इसलिए तो प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था। क्लियर? तो कहा गया, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इसी में अनुच्छेद 13 एक जोड़ दिया, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, 368 का प्रयोग करके 13 एक जोड़ दिया और कहा कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले इसमें है नहीं किया जा सकता, इसमें है संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया कि किया जा सकता है। और वही कारण है कि बाद में केशवानंद मामले में 1973 में केशवानंद मामले में कहा कि भैया आप तो सब कर ही दोगे तो फिर क्या बचेगा? तो ऐसा करो ना कि 2 मौलिक अधिकार छोड़ दो, बाकी को संशोधन कर लो या रोक लो। इसीलिए अनुच्छेद 20-21 को मौलिक ढांचा बना दिया गया कि कम से कम जीने के अधिकार को रहने देंगे आप। ठीक है, तो ये चीज, तो वो जो बचता है कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सीधे पहुंच जाइएगा क्या, और वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देगा। परंतु हाई कोर्ट के पास है कि इसके साथ साथ कानूनी अधिकारता, अच्छा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है, अनुच्छेद 301 है ना? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। तब कानूनी अधिकार को सुनेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। अब हाई कोर्ट में चले जाइए, तो कानूनी अधिकार भी सुन रहा है और फंडामेंटल राइट्स भी सुन रहा है, तो इसका रिट जारी करने का अधिकारता ज्यादा है ना। इसीलिए क्वेश्चंस अगर पूछेगा कि किसकी अधिकारता ज्यादा है, तो हाई कोर्ट की ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो रिट संबंधी अधिकारता में, तो रिट का मतलब आदेश, तो कितने प्रकार के आदेश जारी होंगे? तो 5 प्रकार के। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ, नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर अपीलीय अधिकार आ जाएगा। अब यहां पर आ गया अपीलीय अधिकार कि हाई कोर्ट के निर्णय से आप खुश नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहीं पर रुक जाएगा। आपके हाई कोर्ट, आप ये बोलना नहीं चाहिए, ऑन रिकॉर्ड भी हूं, लेकिन इस सबको पता है कि न्यायपालिका में क्या स्थिति है। न्यायपालिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बेधड़क से पैसों का दुरुपयोग होता है। क्लियर? अब वहां पर आप न्यायपालिका आपको निर्णय आपके पक्ष में नहीं दिया और आपको लगेगा कि निर्णय नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो अपील करेंगे ना आप, तो अपील ही करेंगे, तो अपीलीय अधिकारता में इसके बाद आ जाएगा। देखिए सब एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। अभी आप प्राथमिक अधिकारता पढ़े तो फंडामेंटल राइट्स के साथ रिट वाला आ गया, और रिट वाला जब पढ़ रहे हैं तो अपीलीय वाला आ जा रहा है अपने आप। इसीलिए कोई भी आप अलग करके किसी को आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अपीलीय अधिकारता, तो जब अपील कहां करेंगे? अपील का मतलब होता है जब मैं यहां से खुश नहीं हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो ऊपर किसके पास जाएंगे आप? तभी जाएंगे ना। तो आपको एक अधिकारता का प्रयोग कर सकते हैं, वह है अपीलीय अधिकारता। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए अपीलीय अधिकारता।
आप एक कवि है, कवि नाम भूल रहा हूं उनका, गोपाल करके कोई नाम है कवि का, बहुत अच्छे कवि है, और उन्होंने एक कविता लिखी थी, गोपाल नाम है या मैं भूल रहा हूं उनका नाम, गौतम या कुछ करके नाम है। उन्होंने कविता लिखी थी कि अब बेटे कचहरी मत जाना। कविता का उनका शीर्षक ही है कि बेटे कचहरी मत जाना। आप सुनिएगा कभी का, मुझे याद नहीं है उस कविता, बस इतना ही शीर्षक याद है। वो पूरे कचहरी को ना जमीन पे ला करके रख देते हैं कि कचहरी में क्या क्या होता है, कैसे भारतीय कचहरी या न्यायपालिका की स्थिति है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जुड़ जाता है न्यायपालिका वाली बात से भी कि न्यायपालिका में सुधार के लिए क्या क्या उपाय। तो एक क्वेश्चन एक आया भी है क्वेश्चन, ई कोर्ट सुने होंगे, ई कोर्ट है ना। और क्वेश्चन 64वीं या 65वीं में आया हुआ ई सरकार, ई सरकार आया हुआ है क्वेश्चन। वो ई सरकार ना यहीं से जुड़ा हुआ है, सरकार के अंतर्गत क्योंकि आ जाता है, तो ई कोर्ट उसी के साथ साथ आपको पढ़ने हैं। तो ई सरकार आपको डिजिटल, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सुधार के, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे ई सरकार। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और आपको तो इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमी के आप 3 रूप पढ़ रहे हैं। आपने इकोनॉमी का 3 स्वरूप देखा है कि नहीं देखा? कौन कौन से इकोनॉमी के 3 स्वरूप हैं? अब नए, पुराने वाले तो सबको पता है, कैपिटलिज्म होता है यानी पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्र। 3 नए हैं जो मोदी सरकार ने दे करके रखा है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, ये तो क्लियर है, उनका टारगेट है। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 3 नए इकोनॉमी का अवधारणा दिया है। पहला इकोनॉमी है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी वो ऊर्जा से संबंधित है। दूसरा इकोनॉमी है ब्लू इकोनॉमी, वो मत्स्य पालन और समुद्री तटीय सुरक्षा से भी संबंधित है। और तीसरा इकोनॉमी है डिजिटल इकोनॉमी। और ये तीनों इकोनॉमी मिल करके $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। तो जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना आप, ठीक है, तो वो तीनों इकोनॉमी इसमें साथ साथ जोड़ेंगे। और खास करके डिजिटल इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, बीपीएससी की ही मैं बात कर रहा हूं, दूर नहीं जा रहा। और उसी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आप देखेंगे। हाँ, भोजपुरी कवि है कैलाश गोस्वामी, गौतम, गौतम, हाँ गौतम, हाँ 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 गौतम करके है नाम उनका, ठीक है। वो बहुत बेहतर उन्होंने लिखा है, हाँ ठीक है। तो ये चीजें ना, तो यहां पर क्लियर हो गया यहां तक। सेकंड लिखिए नेक्स्ट, अपीलीय अधिकारता। सुप्रीम निचली अदालत निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके अंतर्गत जब तक हाई कोर्ट का आदेश न हो, विशेषकर सिविल मामलों में, तब तक अपील नहीं की जा सकती। वहीं दंडनीय अपराध में अनुच्छेद 134, ब्रैकेट में अनुच्छेद 134, अपील करने के लिए
दंडनीय अपराध में अपील करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। हाई कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? जैसे यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत ने मृत्यु दंड दिया हो, निचली अदालत ने मृत्यु दंड दिया हो, या 10 वर्ष से अधिक सजा दिया हो, या 10 वर्ष से अधिक सजा दिया हो, या निचली अदालत ने मृत्यु दंड दिया हो, और या निचली अदालत ने मृत्यु दंड दिया हो और हाई कोर्ट ने रोक लगाया हो, मृत्यु दंड दिया हो, हाई कोर्ट ने रोक लगाया हो, उस परिस्थिति में उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपीलीय अधिकारिता का मतलब क्या है? अब तब दो ही मामला हो सकता है, या तो सिविल मामला हो या दंडिक मामला हो। दो ही मामला हो सकता है ना, आपराधिक मामला। अब दो मामला में आप अपील कर सकते हैं, या तो सिविल मामला हो या दंडिक मामला हो, आपराधिक मामला हो। ठीक है, इस मामले में 3 केस हो सकता है। देखिए, इसका उल्लेख 133 में है और इसका उल्लेख 134 में। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकारिता है वह 124 से 147 तक में है। कल लिखवा चुके थे, उसमें 133 134। ध्यान रखिए, सिविल मामलों में यदि हाई कोर्ट ने निर्णय आपके खिलाफ दिया हो और आप कहते कि नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तब यह बोलता है, यह आदेश देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह आदेश दे देता है कि आपको आगे भी अपील करने का अधिकार है। क्लियर? तो आप सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश चलता है, आदेश दे देता है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगर कहे आदेश न दे तब, तो आपके मौलिक अधिकारिता का उल्लंघन माना जाएगा। आपको अपील करने का अधिकार है, ठीक है, तो आपके मौलिक, तो हाई कोर्ट ऐसा रोक सकता नहीं है, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच जाइएगा। क्लियर? उस परिस्थिति में यह आपके अधिकारिता को बनाए रखने के लिए कहता है कि अगर आप मुझसे खुश नहीं हैं तो आप चले जाइए, आप अपील कीजिए। यहां तक तो क्लियर सिविल मामलों में। लेकिन दांडिक मामलों में तब इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत कब पड़ जाती है? जब किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, और मृत्यु दंड को अनंतिम रूप से सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। मृत्यु किसी का अस्तित्व तो समाप्त कर दीजिएगा, तो उसमें अनंतिम रूप से सुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। 10 वर्ष से अधिक सजा हो, या निचली अदालत ने निर्णय कुछ और दिया हो, ऊपरी अदालत ने निर्णय कुछ और दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ना भाई कि ये तो निर्णय में ही कहीं कंट्राडिक्शन है, तब उसे अपने पास मंगा सकता है या अपील की जा सकती है। क्लियर? इस मामले में तो इसे कहते हैं अपीलीय अधिकारिता।
यानी कि व्यक्ति को अपील करने का ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है। और मैंने बार बार यही स्ट्रक्चर कि यहां से अगर खुश नहीं होते तो यहां चले जाइए, यहां से खुश नहीं होते तो यहां, और यहां से यहां, और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट। और अगर मृत्यु दंड वाली सवाल हो तो राष्ट्रपति। नहीं तो यहां तक जा सकते हैं। न्यायपालिका की हाँ, ये माना जा सकता है कि डिले होता है, और ये काफी गंभीर मामला भी है कि डिले जैसी समस्या तो जस्टिस के बराबर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि जब मैं डिले कर रहा हूं तो जस्टिस है कहां। ठीक है, कोई मतलब जस्टिस का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसीलिए तो अब निचले व्यक्ति तक अधिकारता मिले, उसे भी न्याय मिले, इसीलिए तो जगदीश भगवती ने, कृष्ण अय्यर ने पीआईएल की अवधारणा दी कि व्यक्ति के निचले स्तर तक न्याय मिलना चाहिए। तो जनहित याचिका की अवधारणा 80 के दशक में उसी कारण आई थी। और भगवती ने तो बहुत बेहतर बात कही थी कि हमारा काम चौपाल पे बैठ करके निर्णय देना है। जैसे ग्राम पंचायत होता है ना, तो चौपाल पे बैठ करके कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पोस्ट कार्ड लिख ले और उसको न्याय चाहिए, वो भेज दे, हम सुनवाई करेंगे। पीआईएल की अवधारणा तभी से आई। तो क्या है पीआईएल? ताकि निचले लोगों तक, जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, तो वो कम से कम पहुंचे। तो एक पोस्ट कार्ड पर 50 पैसे का, 1 रुपए का पोस्ट कार्ड ले ले और उस पर लिख करके भेज दे। हम देखें कि सुनवाई लायक है तो सुनवाई करें। राम रहीम इसी में तो फंस गए, या जनहित याचिका के कारण तो फंस गए। कितना जनहित याचिका गया, ठीक है, कहीं दुरुपयोगिता भी हो रहा है। तो आगे जब आप पढ़िएगा तो ये अलग से आप पढ़िएगा जनहित याचिका, और इसी जुड़ जाता है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, उन सब मामलों से। क्लियर? तो यहां तक अपीलीय अधिकारिता समझ में आ गया कि किस मामले में 2 ही मामला हो सकता है, या तो सिविल मामला हो या डांटिंग मामला। अब इसमें निर्णय दे ही दिया है तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 143 कहता है सलाहकारी अधिकारिता। अच्छा, जो एडवाइजरी पावर है, जो सलाहकारी अधिकारिता है, वह है क्या? किसको सलाह देगा? तो आप मांगने जाएगा तो आपको सलाह देगा। किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। अब इसकी सलाह 2 अर्थों में, ध्यान रखिएगा, इसकी सलाह 2 अर्थों, या तो संवैधानिक मुद्दे पर, राष्ट्रपति तभी मांगेगा ना जो संवैधानिक कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो जाए किसी अन्य मुद्दे पर, या कोई कानून बनाना हो उस मुद्दे पर। ठीक है, या इसकी सलाह विदेश देशों के साथ, विदेशियों के साथ संधि या समझौते के संबंध में, जिससे संधि या समझौता हुआ हो और उस संबंध में कानून भी लाना जरूरी हो, तब हो सकता है कि इससे एडवाइजरी मांगे कि आप बताइएगा अब क्या, हम क्या करें। 2 संबंध में, या तो संवैधानिक हो या विदेशी देशों के साथ संधि या समझौते के संबंध में। क्लियर? 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कि इस पर एससी को अधिकार है उस सलाह दे या न दे। इतना पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट कि वो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। अगर दे भी दे तो मानना न मानना कार्यपालिका के हाथ में। सलाह ही तो मांग रहा है, सिर्फ बाध्यकारी नहीं है ये सलाह। इस पर यदि सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन कार्यपालिका लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं। अर्थात सलाह का मतलब स्वीकार करना या न करना सरकार के हिस्से है, वह बाध्यकारी नहीं। सलाह का कोई बाध्यकारी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर सलाह मांगेगा ही क्यों?
फिर सलाह मांगेगा ही क्यों? जब मेरा कोई काम ही नहीं है, तुम यूज ही नहीं करोगे तो सलाह मानोगे, मांगो क्यों? अब आता है कि इसका फायदा क्या है सलाहकारी अधिकारिता का। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार को पहले पता चल जाता है कि कोई विधेयक जब हम लाने वाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर कहीं स्टे तो न लगा देगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मनोभाव को समझ लो कि पहले विधेयक सीएए मामला अभी तक अटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, 370 मामला सरकार ने पहले ही सलाह लिया होगा किसी मुद्दे से, ठीक है। और उसे लगाओ कि अगर मैं इस सलाह देख लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सोचता, तो कोई विधेयक लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मनोभाव को समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर समझता क्या है। पहला फायदा तो यह है। दूसरा कि यह सरकार पर लागू नहीं है, यह अदालतों पर लागू है, निचली अदालतों पर लागू है। यह बात है कि निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी हो जाता है, सरकार पर यह बाध्यकारी नहीं। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए सलाह मांगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर सोचता क्या है, तो उसके संबंध में वो कानून बना सकता है, ताकि वो कानून है जो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उसके खिलाफ गया भी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करेगा, नेक्स्ट वगैरह नहीं लगाएगा। क्लियर? तो सलाह मांगा ही इसलिए जाता है। तो लिखिए अनुच्छेद 143 में, टाइम हो गया क्या? अच्छा बचा हुआ अभी। अनुच्छेद 143 में सलाहकारी अधिकारिता का प्रावधान है। क्लियर? संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। दे भी सकता है और नहीं भी। वहीं दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते पर दूसरे देशों से के साथ संधि या समझौते पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। क्लियर? परंतु इन सलाह को मानना कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाएगा, कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं होता। कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर, इसका प्रमुख लाभ, पैराग्राफ चेंज करके, हाँ तो इसका प्रमुख लाभ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकारता है। सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है, वो न्यायपालिका उसी के निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों के आधार पर ही चलता है। इसी को कहते हैं अकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रखना या अभिलेखीय, जो अभी आपने लिखा ना अभिलेखीय न्यायालय, वही है। ठीक है, तो अभिलेखीय न्यायालय जब आप पढ़ेंगे ना तो उसी में आप आगे देखेंगे। इसका प्रमुख लाभ यह है कि सरकार को विधेयक या कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट
के मनोभाव को समझा जा सकता है, जिससे उस कानून पर बाधाएं नहीं आती। जिससे उस कानून पर बाधाएं नहीं आती, अस्टे वगैरह मुश्किल हो जाता है लगना। ठीक है, वहीं यह सलाह निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है। वहीं यह सलाह, क्या बोल रहे हैं, बाध्यकारी, सरकार को यह पता चल जाता है कि इस पर कोई स्टे नहीं लग सकता, रोक नहीं लगा सकता। वहीं निचली अदालतों के पास, निचली अदालतों पर यह बाध्यकारी होता है, निचली अदालतों पर यह बाध्यकारी होता है। क्लियर? तो सलाहकारी अधिकारिता का मतलब समझ में आ गया। तो तीन प्रकार के अधिकारिता की चर्चा हुई। पहली कौन? तो प्राथमिक अधिकारिता। तो प्राथमिक अधिकारिता मतलब समझ में आ गया। और उसी में आ जाएगा रिट संबंधी अधिकारिता, जो आपने देखा कि रिट संबंधी अधिकारिता, तो किसके पास अधिकार ज्यादा है रिट जारी करने का? एससी के पास। क्लियर? तो एससी किस किस पर रिट जारी कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स पर और कानूनी अधिकारिता पर भी। ठीक है, तो कानूनी अधिकारिता का मतलब क्या होता है? अगर पूछ ले कानूनी अधिकार का मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, तो देखिए, जिसको अंतर देख लीजिए। मैंने उस समय बताया कि जिसमें संविधान में संशोधन करना हो, यानी कि मौलिक अधिकार में सिर्फ संविधान में संशोधन करके ही समाप्त या परिवर्तन किया जा सकता हो, तो मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार में क्या होता है कि सिर्फ संसद में भी संशोधन करके बदला जा सकता है। क्लियर? मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, कानूनी अधिकार बाध्यकारी नहीं है। कानूनी अधिकार परिवर्तित है तो बाध्यकारी नहीं है। कभी कभी पूछ लेगा, यही कारण है अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार दिया गया। और इसलिए क्योंकि काफी कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो रहा था, विकास प्रक्रिया रुक रही थी, और ये आपको स्पेशल जो मौलिक ढांचा पढ़ेंगे वो उसमें सब मिला हुआ है, उसमें स्पेशल पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन, प्रीवी पर्स, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, गोलकनाथ केसवान जो वाद है वह उसी के दौरान आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।